नमस्कार सभी साथियों को, सभी का चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपनी बात करने वाले हैं। आज के इस सेशन में ये जानेंगे कि कार्मिक विभाग के ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनके अनुसार ये लगता है कि प्रतीक्षा सूची किसी भी भर्ती की जारी हो सकती है, और कौन से ऐसी नियमावली है जिनके अनुसार लगता है कि प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हो पाएगी। इसके अलग अलग बिंदु हैं जो कि विद्यार्थियों की मांग पर पूछे गए प्रश्नों को भी इन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। जो प्रश्न आपके मन में होते हैं कि 10% वाला जो नियम है, 6 माह वाला जो नियम है, सभी को इसमें अच्छे से दर्शाया गया है। अगर आप इस पीडीएफ को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करना चाहोगे तो मैं यहाँ पर मेरा नंबर जो है वो मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो इन नंबर पर आप मैसेज करके और किसी भी प्रकार की कोई पीडीएफ हो तो वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप बता दीजिएगा कि सर इसके संबंध में मेरे को कोई प्रपत्र चाहिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, आप फ़ोन नहीं भी उठा पाएँ तो व्हाट्सएप पे आपको जरूर रिप्लाई यहाँ पर मिलेगा। बात करेंगे आज विषय, देख लो आप, थोड़ा सा मैं थोड़ा बता देता हूँ। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग K2 वाला ये नोटिस है, इसका विषय है आरक्षित सूची क्रियान्वयन के संबंध में है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसके संबंध में पहले एक क्लास में आप लोगों को करवा चुका हूं। उस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें छूट गई थी क्योंकि व्हाइट बोर्ड मैंने वो क्लास करवाई थी, लिख करके करवाई थी। आज प्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ को अपने जानेंगे कि किस प्रकार से क्या नियमावली होती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो को अपने स्टेट राजस्थान के अलावा यूपी में या फिर अन्य जो हरियाणा या पंजाब के विद्यार्थी जो हैं वो भी इस चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि प्रतीक्षा सूची हर स्टेट में ही जारी होती है। मैं यहाँ पर उन विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि कुछ रूल्स जो होते हैं कार्मिक विभाग के वो सेम ही होते हैं, और कुछ रूल्स स्टेट के हिसाब से अपने हिसाब से उन रूल्स को तय करता है। तो इसमें जो भी नियम दिए गए हैं वो अदर स्टेट में भी लागू होते हैं, क्योंकि कार्मिक विभाग का सिस्टम जो है वो लगभग समांतर ही कार्य करता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मुख्य मुख्य बातों पर अपने चर्चा करेंगे। सेवा नियमों में सीधी भर्ती के समय चयनित अभ्यर्थियों की मूल सूची के साथ ही विज्ञापित रिक्तियों की 50% तक की आरक्षित सूची भी तैयार किए जाने का प्रावधान है। ये लाइन जो है, इसका अर्थ होता है किसी भर्ती में जैसे 5000 पद हैं, कितने हैं सर? 5000 पद हैं, इसका 50% अपने करते हैं, यानी 5000 में से पहले 2500 पदों पर मुख्य सूची जारी हो चुकी है, उसमें 2500 पद रिक्त रह गए, तो पीछे कितने बच गए? 50%। यानी किसी भर्ती में जो टोटल पद हैं उनके आधे पद अगर रिक्त रह जाते हैं तो उन आधे पदों पर भी प्रतीक्षा सूची जारी हो सकती है। इस लाइन का मतलब, कहने का मतलब ये है। ठीक है, समझ गए होंगे बात। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं पर मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा। अब यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है जो कि पूछी गई थी, उस जानकारी को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए एक बार, आरक्षित सूची का क्रियान्वयन करने में विभागों के सामने समस्याएं आती रही हैं, अतः यह महसूस किया गया कि इस विषय में भर्ती संस्थाओं एवं विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर उठाए जाने वाले मुद्दों के प्रकाश में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को समेकित करते हुए नवीन निर्देश जारी किया जाना उचित है। अतः आरक्षित सूची के क्रियान्वयन के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों का अतिक्रमण में नवीन निर्देशों को जारी किया जा रहा है। यह नोटिस जब जारी हुआ उसके बाद से यही कार्मिक विभाग में चल रहा है, यही नियम है इनके सभी के जो प्रतीक्षा सूची जारी होती हैं। पहला यहाँ पर बिंदु को देख लेते हैं। सेवा नियमों के उक्त प्रावधान यह स्पष्ट है कि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप थोड़ा देख लीजिएगा। चयन सूची के पश्चात आरक्षित सूची तैयार किया जाना बाध्यकारी नहीं है। इस लाइन का अर्थ आप समझो, अगर चयन सूची यानी कि 2 गुना की कट ऑफ के बाद अंतिम चयन सूची जारी हो गई है, ठीक है, अंतिम चयन सूची जारी हो गई, उसके पश्चात अपने किसी भी विभाग को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते कि जो रिक्त पद बच गए उन पर प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट जारी करो। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आरक्षित सूची तैयार किया जाना बाध्यकारी नहीं है, तथापि रिक्त पदों को भरे जाने हेतु आरक्षित सूची तैयार किया जाना उपेक्षित है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये कहता है आरक्षित सूची में अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 50% तक हो सकती है। ये बात हो चुकी है, पहले मैंने आप लोगों को बता दिया। ये वो पॉइंट है जो वीडियो भर्ती के उम्मीदवार, एक बात थोड़ा सा हट के चलता हूँ, अभी जो वेटिंग लिस्ट आनी है वो रिट लेवल प्रथम, कौन सी सर? रिट लेवल प्रथम वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी है इनकी है। अपने सेकंड ग्रेड जो भर्ती थी उसकी भी वेटिंग लिस्ट आनी है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वेटिंग लिस्टें हैं जो बड़े लेवल में हैं, तो ये सभी आनी है। जैसे 1041 पदों पर ये आनी है, वीडियो की वेटिंग लिस्ट है वो 641 पदों की, ये आनी है, और ये कितने थे? 450 पदों के आसपास ये जो पद रिक्त हैं ये आनी है। काफ़ी वेटिंग लिस्ट आनी बाकी है, इसलिए इस चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो तथ्यात्मक रूप से तथ्यों के साथ में कई महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित होता रहता हूं। जैसे ही समय मिलता है मैं ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं।
हाँ, जो भी निश्चित और एकदम पुख्ता बातें होती हैं वही लाने का प्रयास करते हैं। कई बार कोई एक दो बातें आगे पीछे हो जाती हैं, जैसे अपने कोई कट ऑफ बताते हैं तो वो एक अनुमान होता है, बाकी जो भी मैं नोटिस लेके आता हूँ वो सभी ओरिजिनलिटी के साथ होते हैं। इस बात को जानिए, भर्ती संस्था द्वारा चयन की मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि के 6 माह की अवधि, इस बात को आप समझो, प्रेषित करने की 6 माह की अवधि के अंदर ही आरक्षित सूची राज्य सरकार को प्रेषित की जा सकती है। अर्थात मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि के 6 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात 6 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आरक्षित सूची की अनुशंसा नहीं की जा सकती है। बात समझ में आ गई होगी। वीडियो भर्ती के जो उम्मीदवार हैं वो इन चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। रिट वेटिंग लिस्ट वाले हैं या सेकंड ग्रेड वाले भाई हैं या अदर स्टेट के जो मेरे साथी हैं वो भी इन चीज़ों को जान ले, क्योंकि ये रूल्स जो हैं ये सेम ही होते हैं। यहाँ पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि कोई भी भर्ती है उसकी अंतिम प्रतीक्षा सूची यानी कि अंतिम प्रतीक्षा सूची जारी हुई, जैसे 20 तारीख को जारी हुई, 20 जून को, इसके 6 माह गुजर गए। इसके 6 माह पूर्ण होने के बाद अगर वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं 6 माह के बाद, तो वेटिंग लिस्ट नहीं निकल सकती है। यहाँ पर देखो अनुशंसा नहीं की जा सकती है। बात समझ पा रहे होंगे आप इस चीज़ को। यानी कि कोई भी अंतिम परिणाम जो आता है उसके 6 माह के अंदर ही प्रतीक्षा सूची जारी होगी। अगर उससे 6 माह की अवधि के पश्चात अधिक समय व्यतीत हो जाता है तो यहाँ पर इसमें दिक्कत आ सकती है। आगे चलते हैं और कुछ ये जो यहाँ पर इन बिंदु को आप देख रहे हैं, ये कौन से बिंदु हैं सर? ये वो हैं जो आप लोगों के द्वारा पूछे गए सवाल हैं, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। देखो यहाँ दिया है, निम्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। मार्गदर्शन मांगा गया था उस समय, तो इनको इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट मेंशन कर दिया था इस चीज़ को। चयन उपरांत मुख्य सूची 1 से अधिक टुकड़ों में प्रेषित करने की स्थिति में आरक्षित सूची प्रेषित करने हेतु 6 माह की अवधि गणना किस दिनांक से की जाए। ये बातें आप लोग अच्छे से जानते हो। कई बार ये होता है कि जो मुख्य सूची जारी हुई उसको 6 माह व्यतीत हो गए, उसके पश्चात एक और प्रोविजनल सूची जारी हो गई। 6 माह के बाद में एक और प्रोविजनल सूची जारी हो गई, तो ये जो प्रोविजनल सूची आई है फिर 6 माह की गणना यहाँ से की जाएगी। एक बार यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, ये जो आप देख रहे हो ये पूछे गए प्रश्न हैं। ये क्या है सर? ये पूछे गए प्रश्न हैं जो आप लोगों के जहन में भी रहते हैं, वही प्रश्न ये हैं। एक बार मैं इन पर ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा नहीं। विभाग द्वारा चयन की मुख्य सूची प्राप्त होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर भर्ती संस्था को आरक्षित सूची प्रेषित करने की अनुशंसा करने पर क्या भर्ती संस्था द्वारा 6 माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी आरक्षित सूची का नाम प्रेषित किया जा सकता है? ये बात दी गई है। क्या विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के पश्चात उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को आरक्षित सूची से भरा जा सकता है? इनके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और इनके सभी के जो जवाब हैं वो इन्होंने सवाई ही नीचे दे दिए हैं। अपने प्रश्न को छोड़कर जवाब पर ही बात कर लेते हैं। अब इस चीज़ को देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको अपने देखेंगे। जो काम की चीज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको। भर्ती संस्था द्वारा चयन सूची टुकड़ों में प्रेषित न कर एक साथ ही प्रेषित की जाएगी। ठीक है, अधिकांशतः मानना यह होता है कि जो मुख्य परिणाम जारी होता है उसके पश्चात कोई वेटिंग आनी होती है तो उसको टुकड़ों में नहीं निकालेंगे, एक साथ ही निकालेंगे। फिर भी कई दफ़ा टुकड़ों में निकाली जाती है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो मसला है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। अतः आरक्षित सूची प्रेषित करने हेतु 6 माह की अवधि की गणना मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि से का 10% से कम तिथि से की जाएगी। मुख्य सूची प्रेषित करते समय यदि बहुत ही कम संख्या में नाम कुल प्राप्त रिक्तियों का 10% से कम अपरिहार्य कारणों से प्रेषित नहीं किए जाकर आवश्यक पूर्ति के पश्चात प्रेषित किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों को आपवादिक माना जाएगा तथा इस अनुशंसा की तिथि पर आधारित सूची के परिवर्तन के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इसका अर्थ मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। एक तो नियम क्या होता है कि मुख्य परिणाम जो आता है उसकी 6 माह की अवधि के पश्चात, ठीक है, अगर 6 माह का समय व्यतीत हो जाता है तो मुख्य सूची जो प्रतीक्षा सूची है वेटिंग लिस्ट वो फिर जारी नहीं करते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। फिर क्या कहा कि 6 माह की अवधि के अंदर अगर एक और सूची जारी हो जाती है, जैसे 6 माह हुए, इसके 3 माह बाद में एक और सूची, 3 माह बाद कोई सेकंड लिस्ट जारी हो गई। अब ये 6 माह की गणना यहाँ से करते हैं, फिर यहाँ से 6 माह की गणना की जाएगी। दूसरी बात ये यहाँ पर कार्मिक विभाग ये कहना चाहता है कि टोटल पद हैं उनमें जो रिक्त पद हैं, रिक्त पदों की संख्या 10% से कम नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो आप बात को? अगर 10% से रिक्त पद कम खाली हैं तो वहाँ पर प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करेंगे। एक चीज़ ये देखो, हाँ कुछ काम की चीज़ें हैं उन पर मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिए चलता हूँ। एक बार काम की चीज़ें हैं उन पर अपनी बात करेंगे।
हाँ, ये 4 नंबर पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसके बारे में काफ़ी दफ़ा विद्यार्थियों ने पूछा था, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। इसको आप अच्छे से समझिए। किसी रिक्त पद पर नवचयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्य ग्रहण करने के उपरांत उस पद पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। यानी कोई पद है, उस पर कार्य ग्रहण कर लिया, यानी किसी अभ्यर्थी ने उस पद पर कार्य ग्रहण का मतलब उस पद पर ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। ज्वाइन करने के पश्चात उस पद को रिक्त नहीं माना जाएगा, वो पद भरा हुआ ही माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, किसी पद पर किसी ने ज्वाइनिंग कर लिया, जैसे अपने पटवारी की मैं बात करूं, पटवारी की भर्ती में किसी ने ज्वाइन कर लिया और 1 महीने ज्वाइन करके या 2 दिन, यानी कि एक बार ज्वाइन में हस्ताक्षर हो गए, उसके पश्चात उस पद को छोड़कर वो ग्राम विकास अधिकारी में जा रहा है, तो पटवारी के उस पद को भरा हुआ ही माना जाएगा, न कि रिक्त माना जाएगा, ठीक है। उस पद के लिए अपने रिक्त पद की अनुशंसा नहीं कर सकते, उस पर अपने प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उस पद को रिक्त नहीं माना जाता है, वो पद भरा ही माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सर। अब अपने बात करते हैं। देखो, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है, उस पद पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का कोई अधिकार नहीं रहता है, कोई अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि एक बार कार्य ग्रहण हो गया। उस पर कार्य ग्रहण करने के उपरांत त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुई रिक्त को नवीन रिक्त ही माना जाएगा तथा उस रिक्त पर नवीन भर्ती प्रक्रिया द्वारा ही भरा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, एक बार मैं आपको बोर्ड पे लिए चलता हूँ। देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं यहाँ पर रिट लेवल की बात कर लेता हूँ। रिट लेवल फर्स्ट की बात हो रही है, ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। रिट लेवल फर्स्ट की बात हो रही है और इसमें ये मानो कि इसमें से 250 टोटल में से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है वो कर ली है, ठीक। अब ये 200 पदों पर ज्वाइनिंग हो गई, इसके पश्चात ये जो अभ्यर्थी थे इन्होंने बीएड भी कर रखी थी, तो इनका कहीं हो गया सिलेक्शन 2nd ग्रेड में, ये 2nd ग्रेड में चले जाते हैं। तो ये जो 250 पदों पर वो ज्वाइन करने के पश्चात छोड़कर गए हैं, तो इन पदों 250 पदों पर अपने प्रतीक्षा सूची का कोई दावा पेश नहीं कर सकते। इसमें प्रतीक्षा में सूची में जो सम्मिलित अभ्यर्थी हैं उनका इन पदों पर कोई अधिकार नहीं होगा, ऐसा कहना ये चाह रहे हैं, ठीक है। इसका ये बात आपके समझ में आई होगी। सारी चीज़ों को आज अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अब ये बात जो 6 माह वाली थी उसको यहाँ दिया गया है। कई बार मुख्य सूची में अनुशंसित करने के पश्चात न्यायिक स्थगन के कारण मूल सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करने में विलंब हो जाता है तथा इस दौरान मूल सूची अनुशंसित करने की तिथि में 6 माह की अवधि पूर्ण हो जाती है अथवा अत्यंत अल्प समय शेष रहता है, जिसमें कार्य ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की रिपोर्ट, नियुक्ति आदेश निरस्त करना तथा आरक्षित सूची के नाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्णय आदि कार्यों के लिए पर्याप्त समय शेष नहीं रहता है, जिसमें आरक्षित सूची में परिवर्तन में समस्या आती है। इसके अलावा कई प्रकरणों में न्यायालय आदेश अथवा अपरिहार्य कारणों से संशोधित पुनः परिणाम जारी किया जाता है, उनमें भी मूल सूची के समय अवधि की गणना करने में समस्याएं आती हैं। क्योंकि अब इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ ये है कि जैसे कोई अंतिम परिणाम जारी हुआ, उसको 6 माह का समय हो गया है, उसके पश्चात मामला कहाँ चला गया सर? कोर्ट में चला गया। अगर कोर्ट की वजह से किसी सूची को जारी करने में डिले होता है तो उसमें 6 माह की गणना का नियम जो है वो नहीं लगेगा, उसमें 6 माह वाला नियम नहीं होगा। अगर कोई भर्ती कोर्ट में चली गई, जैसे वीडियो की भर्ती को जो पहले एक बीच में परिणाम आया, जैसे अंतिम परिणाम के बाद एक प्रतीक्षा सूची जारी हो गई थी, उसके पश्चात ये 2nd प्रतीक्षा सूची अभी जारी होनी है। तो इसमें मतलब ये हुआ कि कोर्ट में अगर कोई मामला, क्योंकि वीडियो भर्ती का कोर्ट में अटका हुआ है, रिट फर्स्ट लेवल का कोर्ट में अटका हुआ है कुछ प्रश्नों को लेकर के, तो इनके वजह से अगर कोर्ट की वजह से किसी चीज़ में डिले होता है तो वो यहाँ पर 6 माह वाला नियम जो है वो यहाँ पर बाध्य उसके लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर 6 माह लग गए हैं या साल लग गया है या 1.5 साल लग गया है, 2 साल लग गया है, तो वो प्रतीक्षा सूची फिर जारी होती है। अगर कोर्ट में चला गया मामला तो 6 माह वाला नियम खत्म गया। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, इसकी बात हो गई है। आगे मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ काम की चीज़ उसको देखते हैं। प्रेषित करने की तिथि 6 माह की अवधि, थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दूँ, 6 माह की अवधि अथवा नवीन भर्ती में परीक्षा होने की तिथि जो पहले हो तक आरक्षित सूची का परिवर्तन किया जा सकेगा। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रक्रियाधीन भर्ती आरक्षित सूची का क्रियान्वयन न्यायिक स्थगन के कारण समय पर नहीं हो पाता है एवं रिक्त रहे पदों पर नवीन भर्ती में भी शामिल नहीं किया गया है, तो आरक्षित सूची के परिवर्तन के लिए 6 माह की अवधि की गणना स्थगन अवधि निकालते हुए की जाएगी। ये वही बात है, मैं इसको आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये है, एक चीज़ और रह गई थी। देखिए
अगर जो नॉन ज्वाइनर्स हैं, जो ज्वाइन नहीं करते हैं, नॉन ज्वाइनर्स हैं, उन पदों पर तो क्या आती है अपने प्रतीक्षा सूची जारी हो जाती है, प्रतीक्षा सूची इन पदों पर जारी हो जाती है। लेकिन आप एक बात देखो, जिन पदों पर ज्वाइन कर लिया, जिन पदों पर किसी अभ्यर्थी ने ज्वाइन कर लिया और उसके पश्चात वो त्याग पत्र देता है, तो क्या सर इस पद को भी प्रतीक्षा सूची माना जाएगा? अगर त्याग पत्र देता है तो इसको प्रतीक्षा सूची में नहीं माना जाएगा। इसको फिर क्या करेंगे सर? नई भर्ती में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? नई भर्ती में इस चीज़ को जोड़ेंगे। आगामी जो भी भर्ती होनी है उनमें रिक्त पदों की गणना के साथ इसको समाविष्ट कर दिया जाता है। ये तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की हैं। किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे 10% से जो भी फाइनल परिणाम आया उसमें 10% से ज़्यादा रिक्त पद पीछे रहने चाहिए। अगर जो फाइनल परिणाम आया उसके 6 माह की अवधि के अंदर ही प्रतीक्षा सूची जारी हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है। अगर मामला कोर्ट में चला गया किसी भर्ती का और 6 माह से अधिक समय लग जाता है तो 6 माह का जो नियम है वो मान्य नहीं होगा। फिर चाहे कितना ही समय लगे, ठीक है, फिर वो प्रतीक्षा सूची जारी होनी होती है। अगर कोई ज्वाइन करने के पश्चात त्याग पत्र दे देता है तो उनको फिर उन पदों पर प्रतीक्षा सूची नहीं आती है, उनको नई भर्ती में ही फिर जोड़ा जाता है। ठीक बात है सर, ठीक है। और क्या मामला था इसमें? हाँ, यही महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ये मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दी हैं। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप के दे दिए हैं। कोई भी PDF, कोई भी पत्र आपको मंगवाना हो तो मैं उस पर आप लोग, कोई कोर्ट का आदेश भी ऐसा हो तो मैं वहाँ पर आप लोगों को ज़रूर सेंड करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। और जो अभ्यर्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित होता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।